हेलो एवरीवन। वेलकम टू केन स्टडीज। आज है 1 दिसंबर और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं कॉमनवेल्थ गेम्स, देन हम देखेंगे नज इनिशिएटिव के बारे में, साथ ही हम देखेंगे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस के बारे में, जिसको इंटरनेशनल आइडिया के नाम से भी जानते हैं। इसके साथ ही हम देखेंगे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 के बारे में, किसका आयोजन कहां पर किया जा रहा है और किसको ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। देन हम देखेंगे इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 के बारे में, हाल ही में चर्चा में रहा येलो सी के बारे में देखेंगे, और लास्ट में हम देखेंगे सुजलाम भारत समिट 2025 के बारे में। तो शुरू करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कॉमनवेल्थ गेम्स। सो यहाँ पर कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, द कॉमनवेल्थ गेम्स आर ऑर्गेनाइज्ड एवरी 4 years among the members of the Commonwealth of Nations since 1930. And second statement is, India has hosted the games once in New Delhi where it achieved its best ever medal tally. And third statement is, India has participated in every edition of the Commonwealth Games since independence without any boycott or absence. और यहाँ पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं। आपको बताना है कॉमनवेल्थ गेम्स से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर आपका फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट करेक्ट है, जबकि थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, क्योंकि इंडिया ने बीच में कुछ कॉमनवेल्थ के एडिशंस हैं जिसमें पार्टिसिपेट नहीं किया। वो है 1930, 1950, 1962 एंड देन 1986। आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the Commonwealth Games begin in 1930 as the British Empire Games and are held every 4 years among countries that are members of the Commonwealth of Nations. So इंडिया ने डेब्यू किया 1934 में, winning its first medal through wrestler Rashid Anwar, and has hosted the games once in 2010 in New Delhi, where India recorded its best ever tally of 101 medals and finished second overall. सो इंडिया ने बीच में कुछ एडिशंस में नहीं पार्टिसिपेट किया था, वो है 1930 क्योंकि डेब्यू ही 1934 में किया है, देन 1950, 1962 एंड 1986 एडिशंस। So the 1986 boycott was over South Africa's apartheid policy and the UK's refusal to condemn it. So अभी हाल ही में ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि 2030 का जो कॉमनवेल्थ गेम्स है उसका आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद, इंडिया में, और अब ये फॉर्मली कंफर्म कर दिया गया है। So after the delegates of the 74 Commonwealth member nations and territories ratified, इसको अनाउंस किया गया है कि 2030 में जो कॉमनवेल्थ गेम्स है इनका आयोजन इंडिया में किया जाएगा। तो आपने देखा कि जो कॉमनवेल्थ गेम्स हैं इनका आयोजन हर 4 वर्ष पे किया जाता है, और पहली बार जो 1930 में आयोजित हुआ था इनका आयोजन किया गया था हैमिल्टन, कनाडा में। 2022 में पिछला जो आयोजन हुआ था वो हुआ था इंग्लैंड में। 2026 में इसका आयोजन किया जाएगा ग्लासगो, स्कॉटलैंड में, और 2030 में कॉमनवेल्थ गेम्स का आयोजन किया जाएगा अहमदाबाद, इंडिया में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the nudge initiative, consider the following statements. तो यहाँ पर जो नज पहल हाल ही में चर्चा में रही है उससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है,
It is being launched by the Directorate of the Revenue Intelligence. And second statement is, it aims to strengthen voluntary tax compliance through data-driven, non-intrusive communication. तो यहाँ पर आपको बताना है कि नज इनिशिएटिव से संबंधित कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि फर्स्ट इनकरेक्ट है, क्योंकि ये जो नज इनिशिएटिव है इसको लॉन्च किया गया है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस के द्वारा, जिसे हम सीबीडीटी के नाम से जानते हैं। तो आप देख सकते हैं इसकी इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी जो है वो है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, और इसका फोकस है ऑन हेल्पिंग टैक्स पेयर्स करेक्टली डिस्क्लोज फॉरेन असेट्स एंड फॉरेन सोर्स इनकम। So it aims to strengthen voluntary tax compliance through data-driven, non-intrusive communication. So ये जो नज है, नज इनिशिएटिव, इसमें नज का फुल फॉर्म है नॉन इंट्रूसिव यूजेस ऑफ डाटा टू गाइड एंड इनेबल। सो इसमें जो फॉरेन सोर्स ऑफ इनकम या असेट की बात की गई है, इसमें विदेशी बैंक खाते आएंगे, देन विदेशों में जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी ओनरशिप, वो आएगी, फॉरेन सिक्योरिटीज आएंगी, या फिर जो विदेशों से आय है वो इनमें शामिल है। इसके साथ ही सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस की बात करें तो ये एक स्टेट्यूटरी बॉडी है अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। सो ये ओवरसी करती है द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस इंक्लूडिंग इनकम टैक्स एंड कॉर्पोरेट टैक्स थ्रू द इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, और इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया था 1964 में अंडर द सेंट्रल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू एक्ट 1963। आप ध्यान रखेंगे इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में, और वर्तमान समय में सीबीडीटी के चेयरपर्सन हैं रवि अग्रवाल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। With reference to the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, consider the following statements. So यहाँ पर अंतरराष्ट्रीय लोकतंत्र और चुनावी सहायता संस्थान, जिसको अंतरराष्ट्रीय आईडीईए के नाम से भी जानते हैं, इससे संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट इज अ यूनाइटेड नेशंस बॉडी दैट इंप्लीमेंट्स पीस कीपिंग ऑपरेशंस फॉर democratization. And second, India is a full member of the international IDEA. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है इंटरनेशनल आइडिया से संबंधित यहां पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो यहाँ पर आपका सेकंड स्टेटमेंट केवल करेक्ट है कि इंडिया इसका फुल मेंबर है, फर्स्ट इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट में ये कहा जा रहा है कि ये यूनाइटेड नेशंस की एक बॉडी है, जो कि इनकरेक्ट है। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। आप देख सकते हैं। सो इंटरनेशनल आईडीईए इज नॉट अ यूएन बॉडी नॉर डज इट कंडक्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। ये एक इंडिपेंडेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है विच इज डेडिकेटेड टू स्ट्रेंथनिंग डेमोक्रेसी वर्ल्ड वाइड थ्रू सपोर्ट फॉर इलेक्शंस, कॉन्स्टिट्यूशन बिल्डिंग, गवर्नेंस रिफॉर्म्स एंड डेमोक्रेटिक असेसमेंट्स। सो इंडिया फुल मेंबर है इंटरनेशनल आइडिया का, विच करेंटली हैज 35 मेंबर कंट्रीज while the USA and Japan participate एट एज ऑब्जर्वर्स।
सो आपने देखा कि इंटरनेशनल आइडिया जो है ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है और इसके जो रीजनल ऑफिसेस हैं वो हैं यूरोप, लैटिन अमेरिका, कैरेबियन, एशिया एंड द पैसिफिक, अफ्रीका, वेस्ट एशिया और नॉर्थ अमेरिका में। वैसे इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो है स्टॉकहोम, स्वीडन में। इसको फॉर्म किया गया था 1995 में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Appointed the official tournament ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2026 to be jointly hosted by India and Sri Lanka। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि किस क्रिकेटर को भारत और श्रीलंका द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित होने वाले आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 के लिए आधिकारिक टूर्नामेंट एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं विराट कोहली, रोहित शर्मा, केन विलियमसन या फिर जोस बटलर। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये अपॉइंट किया गया है रोहित शर्मा को। आप देख सकते हैं रोहित शर्मा has been named the official tournament ambassador for the ICC Men's T20 World Cup 2026, which will be jointly hosted by the India and Sri Lanka. So he is a two-time T20 World Cup winner in 2007 and then in 2024, making him a fitting choice as ambassador. And he captained India to the 2024 T20 World Cup title, showcasing exemplary leadership. He holds a stellar T20 international record with 4,231 runs at an average of 32.01 and a strike rate of 140.89. So his ambassador role aims to boost fan engagement and strengthen excitement for the 2026 event। आप ध्यान रखेंगे आईसीसी मेंस T20 वर्ल्ड कप 2026 जो है ये शेड्यूल्ड है फ्रॉम 7 फरवरी टू 8 मार्च 2026। आपने देखा कि ये ज्वाइंटली होस्ट किया जाएगा बाय द इंडिया एंड श्रीलंका। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Under which theme is the India Internet Governance Forum 2025 organized in New Delhi on 27th and 28th of November 2025। यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि 27 और 28 नवंबर को नई दिल्ली में भारत इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का आयोजन किस विषय के अंतर्गत किया गया है। आपके ऑप्शंस हैं इंपावरिंग डिजिटल इंडिया फॉर ऑल, सेकंड एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत, थर्ड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर अ न्यू इकोनॉमी या फिर बिल्डिंग साइबर रेजिलिएंट कम्युनिटीज। बताना है कि इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम 2025 का थीम क्या रहा है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो इस वर्ष की थीम है एडवांसिंग इंटरनेट गवर्नेंस फॉर एन इंक्लूसिव एंड सस्टेनेबल विकसित भारत। आप देख सकते हैं The India Internet Governance Forum 2025 was held on 27th and 28th of November in New Delhi under the theme
Advancing Internet Governance for an Inclusive and Sustainable Viksit Bharat. So, this forum brings together multi stakeholder groups, including government, academia, civil society, and global digital bodies to shape India's internet policy ecosystem. सो ये जो इवेंट है इसको इनॉग्रेट किया गया बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी श्री जितिन प्रसाद along with senior officials from Ministry of Electronics and NIXI. So the forum hosted four major panel discussions and 12 workshops across 2 days covering digital inclusion, infrastructure, cybersecurity, and AI governance. So the overarching theme aligns with India's long-term vision of Viksit Bharat at the rate 2047, focusing on inclusive digital growth and sustainable internet governance. सो IIGF की बात करें तो इसको फाउंड किया गया 2021 में एज इंडियाज नेशनल चैप्टर ऑफ द यूएन इंटरनेट गवर्नेंस फोरम। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The Yellow Sea, recently mentioned in the news, is located between which of these? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है हाल ही में समाचारों में उल्लिखित जो पीला सागर है वो निम्नलिखित में से किसके बीच स्थित है? आपके ऑप्शंस है जापान एंड साउथ कोरिया, मेनलैंड चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला, रशिया एंड नॉर्थ कोरिया या फिर ताइवान एंड फिलीपींस। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। सो ये स्थित है बिटवीन द मेनलैंड चाइना एंड द कोरियन पेनिनसुला। आप देख सकते हैं the Yellow Sea was referenced in recent discussions on regional maritime boundaries and environmental changes affecting East Asian marginal seas. So, the Yellow Sea is a marginal sea of the Western Pacific Ocean situated between mainland China and the Korean Peninsula. So, it includes two important subdivisions Bohai Sea, जो कि innermost northwestern bay है, and the Korea Bay, जो कि नॉर्थ ईस्टर्न एक्सटेंशन है। सो इसकी जो बेसिन कंट्रीज हैं वो है चाइना, नॉर्थ कोरिया एंड साउथ कोरिया। और कुछ रिवर्स जो येलो सी में फ्लो होती हैं वो है येलो रिवर, हे रिवर, येलो रिवर, ट्यूडोंग रिवर एंड हान रिवर। सो ये जो येलो सी है इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द सी ऑफ जापान बाय द बाउंड्री फ्रॉम द सदर्न एंड ऑफ द हेनाम पेनिनसुला इन Jolamdo to Jeju Island and divided into the East China Sea by the boundary from the west end of Jeju Island to Yangtze River estuary. सो ये जो सी है इसकी जो रिवर्स इसमें आकर के गिरती हैं वो बहुत सारे सैंड और सिल्ट्स लाके यहाँ पर डिस्पोज करती हैं। सो these deposits together with the sandstorms are responsible for the yellowish color of the water referenced in the sea's name. And the sea annually receives so much sand and silt from the rivers such as Yellow River and it turns into a golden yellow color जिसकी वजह से इसका नाम है येलो सी। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वेयर वॉज द विजन फॉर सुजलाम भारत समिट 2025 inaugurated?
यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, सुजलाम भारत शिखर सम्मेलन 2025 के लिए विजन का उद्घाटन कहां पर किया गया? आपके ऑप्शंस हैं न्यू दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या फिर चेन्नई। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इसका उद्घाटन किया गया नई दिल्ली में। आप देख सकते हैं, इन नवंबर 2025 द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति inaugurated the vision for Sujalam Bharat Summit 2025 in New Delhi. So the summit follows the vision of the Prime Minister to promote cooperative federalism and evidence-based policy making. और ये पार्ट है नीति आयोग का जो 6 नेशनल थीमेटिक समिट है उसका। So the water sector theme covers rivers, drinking water, sanitation, groundwater, irrigation, and rural-urban water management. So 6 national workshops were held on rivers, grey water reuse, water technology recharge, drinking water, and behavior change. So आप ध्यान रखेंगे, विजन फॉर सुजलाम भारत समिट जो है इसको इनॉग्रेट किया गया है न्यू दिल्ली में बाय द यूनियन मिनिस्टर ऑफ जल शक्ति। सो आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।